हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज काफी महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा, थॉर्नडाइक व जीन पियाजे जी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सभी आप केंद्र स्तरीय या राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा लीजिएगा, अध्यापक परीक्षा, तो सभी में जो है इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन देखने को कम से कम इसमें मिलेंगे आपको। जो है अधिक से अधिक की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कम से कम जो है 2 से 3 क्वेश्चन इससे जरूर आपको दिखेंगे। तो बात करते हैं पहले थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक जी के बारे में जो है एक परिचय जाने, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो थॉर्नडाइक जी का जो जो प्रतिपादक क्या था सीखने के नियम के सिद्धांत का, तो ये क्या था, थॉर्नडाइक जी ने जो कहाँ के निवासी थे, यूएसए के निवासी। काफी बार जो है सिंपल सा ये भी पूछा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक कौन से देश के निवासी थे, ठीक है। जबकि इनका प्रयोग किस पे हुआ था, एक जो भूखी बिल्ली थी उस पे जो है इन्होंने अपने जो सीखने के नियम था उसका जो है प्रयोग किया था। जो है ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये, इसे ध्यान से देखें। और थॉर्नडाइक जी ने इस सिद्धांत को जो दिया था वो दिया था 1913 में। जो है कब दिया था, 1913 में ये सिद्धांत दिया था। और उद्दीपक इसमें कौन था, मांस या मछली का टुकड़ा, ठीक है। उपनाम, इस सिद्धांत के जो उपनाम थे, क्या किस किस नाम से, अन्य नामों से इसको जाना गया, वो नाम था, पहला था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा था प्रयत्न एवं भूख का सिद्धांत, तीसरा आवृत्ति का सिद्धांत, चौथा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और पांचवा SR बॉन्ड का सिद्धांत। इसके साथ ही जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे कहा गया, और साथ ही इसे क्या कहा गया, अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसे कहा गया। तो इन नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, कंफ्यूज न रहे, कोई भी नाम इसमें से पूछ सकता है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक जी के नियम की। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल जो है कितने नियम बताए, 8 नियम उन्होंने दिए थे। इसमें काफी महत्वपूर्ण है, इसे सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने नियम जो है थॉर्नडाइक जी ने सीखने के अपने सिद्धांत पे दिए थे। तो कुल उन्होंने 8 नियम इसमें दिए थे। जानते हैं एक एक करके सभी के बारे में। तो पहला कि जो 3 मुख्य सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। पहला था तत्परता का सिद्धांत, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तत्परता का सिद्धांत जो है। दूसरा है इसके साथ ही जो है अभ्यास का सिद्धांत, और तीसरा है प्रभाव और संतोष या असंतोष का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत जो है उनके मुख्य सिद्धांत थे। और जो इसके अतिरिक्त जो 8 में से जो है 3 तो ये हैं, और जो 5 उनके गौण सिद्धांत कौन कौन से थे, ये थे बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, नेक्स्ट है मनोवृत्ति का सिद्धांत, नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, और इसके साथ ही जो है कौन सा था, आत्मिक का सिद्धांत, और नेक्स्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम से कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत के अंतर्गत उनके जो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत था सीखने का जो सिद्धांत, उसके अंतर्गत ये थॉर्नडाइक जी ने 8 अपने नियम दिए थे। इनमें से 3 उनके जो है मुख्य थे, और इसके साथ ही जो है 5 उनके गौण नियम थे। जानते एक एक करके। पहले नियम की बात करें तो पहला नियम है तत्परता का नियम। जानते तत्परता का नियम है क्या, कि कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो जरूरी है कि वो कार्य क्या होगा, आपका जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी कार्य के प्रति जो है तत्पर हैं, आपकी जो है इच्छा है उस कार्य को करने के लिए, तो वो कार्य क्या होगा, हमेशा ही जो आपका क्या होगा, जल्दी होगा, ठीक है। दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत में जो है 2 नियम इसके हैं, उपनियम इसके कह सकते हैं। पहला है उपयोग का नियम। यदि कोई कार्य पहले किया है, जब उसे दोबारा करें तो पूरा मस्तिष्क में आ जाता है। यानी कि जो अगर आपने एक कार्य पहले किया है, कोई कार्य अगर आप उसे दोबारा से करते हैं, तो वो क्या आपके मस्तिष्क में सही तरीके से वो कार्य जो है, यानी कि आपके मस्तिष्क में सही तरह से वो जो है क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा वो कार्य आपका, ठीक है। उसे आप जो है इजीली कर पाएंगे, और सही तरीके से उसे अंडरस्टैंडिंग आप उसके लिए ला पाएंगे अपने मस्तिष्क में, ठीक है। इसके अनुसार दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि मस्तिष्क उस कार्य को हमें क्या कर देता है, भूल जाता है उस कार्य को। तीसरा है संतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है, तो हम उसे दोबारा करेंगे। यदि असंतोष होगा तो हम उसे दोबारा नहीं करेंगे।
ठीक है। और इसके बाद जानते हैं इसके कुछ अन्य नियम जो है, महत्वपूर्ण जो अन्य नियम है वो है आपका मनोवृत्ति का नियम। यानी कि मनोवृत्ति का जो नियम है उसमें क्या होता है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही हम क्या कर पाएंगे, उसको क्या है हमें उसका फल मिलेगा। दूसरा है कि आंशिक क्रिया का सिद्धांत। ये कुछ महत्वपूर्ण 5 में से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को जो है डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो जल्दी क्या होता है, उसमें सफलता मिलती है हमें। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण है आत्मीकरण का नियम। नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि जो है आत्मीकरण क्या होता है कि अगर आपने कोई पुराना कार्य किया है उसको जो है नए कार्य में आप मिला रहे हैं तो वो क्या होता है आपका, यानी कि आपके ज्ञान में मिला देना ही क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है उसमें। साथ ही इसके शिक्षा के क्षेत्र में महत्व जाने तो शिक्षा क्षेत्र में इसका महत्व है, पहला पॉइंट है बड़े व मंद बुद्धि के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है शिक्षा के प्रति इसकी जो है क्या बच्चों के अंतर्गत जो है रुचि आती है। और थर्ड है कि सफलता के प्रति जो है क्या है एक सकारात्मक आशा आपकी जो है इसमें मिलती है आपको। ठीक है, तो ये था जो है थॉर्नडाइक का प्रमुख जो है सीखने का सिद्धांत है। इसके बाद बात करते हैं जीन प्याजे जी का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है उसके बारे में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये भी जो जीन प्याजे जी का संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो जीन प्याजे जी ने ये जो सिद्धांत दिया था प्रमुखतया ये किस पे प्रयोग किया था, ये बच्चों पे प्रयोग उनके द्वारा किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण है। और जीन प्याजे जी के बारे में जाने तो जीन प्याजे जी कहाँ के निवासी थे, ये थे स्विट्जरलैंड के। काफी बार जो है ये एग्जाम में देखा गया है, सीटेट हो या स्टेट अध्यापक परीक्षा हो तो उसमें काफी बार ये देखा गया है कि जीन प्याजे जी का वहां से कौन से कंट्री से रिलेशन है उनका वो जरूर पूछा जाता है। तो आप याद रखें कि जीन प्याजे जी कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। जीन प्याजे जी ने मानव संज्ञान नियम विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। पहला था संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा था पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है कौन सा, औपचारिक या अपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो है। जानते हैं एक एक के बारे में। इसमें पहला जानते हैं संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था। ये होता है 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में जो है। इसमें क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण जो विशेषता इसकी है वो ये है कि शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है इसमें। दूसरा है कि वो वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। थर्ड है इस अवस्था में शिशु अपने हाथ और पैर चलाना, वो बोलना क्या कर जाता है, सीख जाता है इस अवस्था में। तो ये प्रमुख विशेषता किसकी थी, पहली जो अवस्था थी संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था की। बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण है पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व वैचारिक अवस्था। इसका जो समय है 2 से 7 वर्ष तक का समय है। इसे क्या बोला जाता है, ईगो सेंट्रिक मेथड भी से कहा जाता है। जबकि संवेदी पेशी ज्ञान इंद्रिय जनित जो अवस्था है इसे जो है क्या बोला जाता है, सेंसेस एज भी इसे बोला जाता है। इसमें सेकंड वाले में है कि इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें क्या करते हैं कि शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने व अनुकरण के माध्यम से जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में भाषा का विकास कम होता है परंतु बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने और उसमें विभेद करने भी लगता है। काफी महत्वपूर्ण है ये। और साथ ही क्या होता है कि शिशु अक्सर लिखना, गिनना तथा रंगों को पहचानना आदि इस अवस्था में सीख जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक वैचारिक या चिंतन की तैयारी का काल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग इसे एज भी कहा जाता है। और इसका जो समय है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का इसमें समय होता है। तार्किक क्षमता इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित बालक में इस अवस्था में हो जाती है। जो इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है लेकिन उसका चिंतन मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही जो है सीमित रहता है।
अगर वो कोई प्रत्यक्ष वस्तु देख रहा है तो उसी को ही वो क्या मानता है, सच मानता है उस समय पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालक अंतर करना, तुलना करना और इसी के साथ ही जो है दिन, तारीख आदि बताने में जो है क्या करता है कि सीख जाता है। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो अंतिम रहेगा चौथा, इसे कहेंगे औपचारिक, अमूर्त या तार्किक अवस्था इसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है ये। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। समझ का हस्तांतरण यानी कि नई विचारों और खोजों को भविष्य में आने वाली समस्याओं में भी उपयोग करना बच्चा क्या कर सकता है, सीख जाता है। और साथ ही इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के लिए भी योग्य हो जाता है। जैसे कि इस अवस्था में बालक चिंतन, कल्पना, निरीक्षण और समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं को जो है धीरे धीरे सीख जाता है। और विभिन्न प्रकार के परिकल्पनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण व कल्याण के आधार पर रिसर्च करना भी बालक इस अवस्था में सीख जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक था आज का, ये था थॉर्नडाइक एवं जीन पियाजे जी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो इसके जो है जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी अपने लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो जो है कंटिन्यू इसी प्रकार मिलती रहे। धन्यवाद।